नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। अभी तक आप सोचते होंगे कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की वर्दी पर इतने तमगे कैसे लगे होते हैं, जबकि वो तो हर युद्ध में हारे हैं भारत से। इसका जवाब खुद पाकिस्तान ने दे दिया है, क्योंकि उसने फील्ड में मार खाने वाले अपने आर्मी चीफ को अब फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है। यानी हार कर भी फील्ड मार्शल बनने वाले को आसिम मुनीर कहते हैं। आज आपको आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने की इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या शहबाज शरीफ को तख्ता पलट का डर सता रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हारे हुए आसिम मुनीर को सीधा पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा फील्ड मार्शल बना दिया ताकि वो उनकी गद्दी ना छीन ले। उसके बाद आपको पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी दानिश और पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा की सीक्रेट चैट के बारे में बताएंगे, जो अब लीक हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों से आज के युवा प्रभावित होते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम दिया जाता है, वो लोग पाकिस्तान के एजेंडे के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा एकमात्र चेहरा नहीं है जो वीडियो बनाते बनाते पाकिस्तान के परोल पर काम करने लगी, बल्कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों की नजर में एंटरटेनर, इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान का वो एजेंडा चला रहे हैं। और मेरी एआई वर्जन, आपके पास कौन सी खबर है आज? अंजना, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना है, लेकिन मैं आज ऑपरेशन मजबूर के बारे में बताऊंगी। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने चलाया, लेकिन ऑपरेशन मजबूर हमारे वो राजनेता चला रहे हैं जो हर मौके, हर मुद्दे पर राजनीति करने के लिए मजबूर हैं। भले वो देश हित में ना हो, लेकिन उनकी राजनीति के हित में होना चाहिए। राहुल गांधी ने पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने विमानों का नुकसान हुआ, जबकि इसका उपयुक्त जवाब हमारी सेना पहले दे चुकी है, लेकिन राहुल गांधी बार बार ये सवाल दोहरा रहे हैं। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात करेंगे, जो आज फील्ड मार्शल बन गया है। आसिम मुनीर शायद दुनिया का पहला ऐसा फील्ड मार्शल होगा जिसे हारने के बाद प्रमोशन मिला है। उसने बैटलफील्ड में भारत के हाथों मार खाई और खुद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन गया है। उसे पाकिस्तान की कैबिनेट ने फील्ड मार्शल घोषित नहीं किया, बल्कि उसने खुद को कैबिनेट से फील्ड मार्शल घोषित करवाया है, क्योंकि असली पा तो आसिम मुनीर के हाथों में ही है। लेकिन अब आसिम मुनीर ने अपने लिए ताउम्र इंतजाम कर लिया। आसिम मुनीर को पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो बिना तख्ता पलट किए पाकिस्तान का बेताज बादशाह बन गया है। अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कोई भी रहे, राष्ट्रपति कोई भी रहे, आसिम मुनीर पीछे से सत्ता चलाता रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने के लिए पहलगांव और फिर भारत से युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट रची थी? क्योंकि अब तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही स्पॉन्सर्ड था। ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर का एक एक कदम पहले से लिखा हुआ था, तय था। वो ये जानता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और अंत में उसे फील्ड मार्शल कैसे बनना है। तो आज सबसे पहले आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल बनने की ही इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल घोषित करने के लिए आज पाकिस्तान कैबिनेट की एक बाकायदा बैठक होती है। उसके प्रमोशन पर मुहर लगना पहले से तय था। आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित करवाने के लिए ये बैठक बुलवाई थी, जिसमें कठपुतली, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम शहबाज शरीफ, उसे फील्ड मार्शल घोषित कर देते हैं। पूरी कहानी समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का दूसरा ऐसा सेनाध्यक्ष होगा जो फील्ड मार्शल बनेगा। इससे पहले अयूब खान भी फील्ड मार्शल रह चुके हैं। वो 1959 से 1967 तक फील्ड मार्शल थे, लेकिन अयूब खान ने भी खुद को फील्ड मार्शल घोषित नहीं किया था। वो पहले तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने और फिर उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। यानी ये दूसरे ऐसे फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ उनके, जिन्होंने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया। लेकिन उन्होंने तख्ता पलट के बाद किया
और यहां आसिम मुनीर ने तख्ता पलट नहीं करेंगे ये कहकर अपना प्रमोशन करवा लिया। आसिम मुनीर को किस हिसाब से फील्ड मार्शल बनाया, दुनिया यही सवाल पूछ रही है, क्योंकि आसिम मुनीर तो हारा हुआ एक जनरल है। भारत के साथ इस 4 दिनों के युद्ध में उसकी पूरी तरह से हार हुई है। जितने ठिकाने हमने चुने, एक एक ठिकाना ध्वस्त हुआ। जितने ठिकाने उसने चुने, उसके तमाम मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गए। आसिम मुनीर के बारे में जब से ये खबर आई है, लगातार लोग यही सवाल उठा रहे हैं। जो अपने प्रिय आतंकियों के हेडक्वार्टर्स नहीं बचा पाया, जो भारत से मसूद अजहर के आतंकी रिश्तेदारों को नहीं बचा पाया, जो हाफिज सईद के आतंकवादियों को, ये देखिए भावलपुर का वो मरकज जहां पर वो रहते थे सारे के सारे आतंकी, कुछ नहीं बचा पाया। जिसके घर में घुसकर भारत ने ब्रह्मोस मारे, जो भारत की मिसाइलें नहीं रोक पाया। सोचिए, भारत ने पाकिस्तान के कई एयर बेसेस तबाह कर दिए, पाकिस्तान के एयर बेसेस से बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, और आसिम मुनीर सिर्फ अपनी हार का तमाशा देखता रहा। अब देखिए कितनी बेशर्मी से आसिम मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल घोषित करवा दिया। लेकिन पाकिस्तान तो जाना ही इसीलिए बेशर्मी के लिए जाना जाता है। असल में पाकिस्तान में तो मुनीर के सीवी की कुछ दूसरी खासियतों की वजह से उसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। आप भी जानते ही हैं, इतने दिनों से सुन रहे हैं। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी खासियत यह देखी गई कि वो भारत से कितनी नफरत करता है। यह देखा गया कि उसे हिंदुओं से कितनी नफरत है। ये दोनों ही खासियतें उसके अंदर मौजूद हैं, बल्कि कूट कूट कर भरी हुई हैं, और ये सबसे बड़ी मुहर उसके प्रमोशन के लिए। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक जिहादी जनरल है। वो फौजियों को जिहादी मानता है, उन्हें जिहाद ही सिखाता है। आसिम मुनीर की एक और खासियत ये है कि वो पाकिस्तान का एक प्रोफेशनल फौजी जनरल नहीं है, बल्कि मुल्ला जनरल कहलाना चाहता है। पाकिस्तान में उसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी देखी गई कि वो कुरान का हाफिज है, यानी कि उसे कुरान कंठस्थ है। आसिम मुनीर के सीवी की एक और खासियत यह भी है कि वो हार का प्रचार जीत के तौर पर करना जानता है। झूठ को सच बताना और सच को झूठ बताना, अपने ही जनता की आंखों में धूल झोंकना, इसमें तो उसको पीएचडी है। अभी पहलगाम हमले से पहले हुई ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ आसिम मुनीर की वो मुलाकात याद कीजिए, जिसमें मुनीर ने क्या क्या कहा था। हिंदुस्तानियों के खिलाफ खूब जहर उगला था। याद कीजिए कैसे आसिम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराया, खुद की कौम को हिंदुओं से ऊपर बताया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई फौजी जनरल बात कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पाकिस्तानी मौलाना मस्जिद से खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ भाषण दे रहा है। जहर कितना उगलता है ये हिंदुस्तान के खिलाफ। असल में पाकिस्तान में आसिम मुनीर की हालत बहुत खराब थी। वो इमरान खान से दुश्मनी लेकर आर्मी चीफ बना था। आर्मी चीफ बनते ही उसने इमरान खान को सबसे पहले जेल में बंद करवा दिया। फिर ये इंतजाम किया कि इमरान बाहर निकल ही नहीं पाए। फिर क्या मतलब, उसे कोई कठपुतली चाहिए था पीएम के तौर पर। फर्जी तरीके से पाकिस्तान में चुनाव करवाए। उसने पूरी कोशिश की थी कि शहबाज शरीफ को जीत दिलाए। उसे एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जिसकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहबाज को बिलावल की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मुनीर ने सब कुछ प्री प्लान किया था। इसके बाद आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने लिए एक्सटेंशन खोजा। उसे शहबाज शरीफ ने 5 से 7 साल का पहले एक्सटेंशन दिया, यानी कि अभी तो 2019 तक आसिम मुनीर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन उसके बाद भी उसे आजीवन पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहना था। अगर वो तख्ता पलट करता तो पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगती। पाकिस्तान को भीख देने वाले जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, वो डेमोक्रेसी की बातें खूब करते हैं, वो उनको याद दिलाते हैं। हालांकि अभी उन्हें पता नहीं क्या दिख रहा क्या नहीं दिख रहा, आंखों पर कौन सा चश्मा। इसीलिए उसने तख्ता पलट करने के बजाय खुद को ही फील्ड मार्शल घोषित करवाने का एक प्लान चुना, और फिर वो इसमें कामयाब रहा। वो जानता था कि अगर भारत के साथ युद्ध हो गया तो फिर पाकिस्तान की पब्लिक, सारी राजनीतिक पार्टियां उसके पीछे आ जाएंगी, जनरल मुनीर और ऐसा ही हुआ। जैसे ही पाकिस्तान ने पहलगाम किया, भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस तबाह कर दिए तो मुनीर और पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंचे। फिर भारत ने सीज फायर कर दिया। अब इस हार को मुनीर और शाहबाज ने पाकिस्तान की जीत के तौर पर इतना प्रचारित किया कि पाकिस्तान में तो ये माहौल ही बन गया कि मुनीर सबसे बड़े जनरल और मुनीर को फिर फील्ड मार्शल बनाओ। असल में पाकिस्तान जिहादियों का मुल्क है, वहां तो फौज भी जिहादी है। इसीलिए मुनीर के पक्ष में एक बात यह भी रही, पाकिस्तान में एक थ्योरी और चलती है कि नेता और फौजी अफसर वो चाहिए जो कश्मीर की बात करता हो, भले ही वो कश्मीरियों का हो, कश्मीर का कोई भला ना चाहता हो, भले ही वो भारत के साथ तनाव में इन्हीं कश्मीरियों पर गोले बरसाता हो, गोलियां चलवाता हो, ड्रोन से हमले करवाता हो, लेकिन वो कश्मीरियों की और कश्मीर की ऐसी बात करेगा कि पाकिस्तानी खूब ताली बजाते हैं। मुनीर भी तो यही कह रहा था, वो यही कर रहा था। वो पहलगांव से पहले ही कश्मीर की खूब बातें कर रहा था। लेकिन अब देश के अंदर की बात करते हैं। अभी तक कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सड़क पर आम लोगों से अजीबोगरीब सवाल पूछकर उन्हें रोस्ट करते थे या फिर मजाक उड़ाते थे और खूब उनके व्यूज भी आते थे, या फिर वो किसी रेस्टोरेंट में किसी ठेले पर जाकर वहां के फूड आइटम की तारीफ वाले वीडियोस डाला करते थे। लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई रोकता भी नहीं था क्योंकि लोगों को इससे कोई खास परेशानी नहीं थी। लेकिन अब ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने लगे हैं। ज्योति मल्होत्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सामान्य यूट्यूब वीडियोस बनाते बनाते वो पाकिस्तान के इशारे पर चुनिंदा संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाने लगी, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और अब वो सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और उस दौरान जिसने भी पाकिस्तान परस्ती की बात की उस पर सुरक्षा एजेंसियों की टेढ़ी नजर पड़ी। यहीं से पूरा मामला बड़ा हुआ। इसी दौरान पता चला कि देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कुछ दुश्मन हैं जो खुफिया जानकारी देकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और नाम दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर हैं और इन लोगों पर शक है कि उन्होंने अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान की मदद की। ये सभी चेहरे, ये लोग पाकिस्तान के जासूसी खिलौने थे जिसका इस्तेमाल वो बहुत तरीके से कर रहा था। आरोप है कि इन लोगों ने अपने हैंडलर्स के जरिए पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं पहुंचाई। ये जानकारियां भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बन गई। इस मामले में ज्योति मल्होत्रा सबसे अहम किरदार बताया गया है। ज्योति का संबंध पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश, ये जिसकी आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, दानिश से। दानिश वो आदमी है जिसने पूरे भारत में जासूसी का अपना एक नेटवर्क तैयार किया था। इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ 7-8 मई के बाद हुआ जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की। इस एयर स्ट्राइक के बाद देश की खुफिया एजेंसियां एक्टिव थीं और पाकिस्तान से होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। इस दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि पंजाब के मलेरकोटला की ये गजाला खातून पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। पूछताछ में गजाला ने बताया कि वीजा के लिए वो पाकिस्तान दूतावास गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश नाम के व्यक्ति से हुई और दानिश ने गजाला के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। मदद के नाम पर अलग अलग तरीके से पैसे भेजने लगा। इन पैसों के बदले दानिश गजाला से कुछ जानकारियां भी पूछ लिया करता था। देखिए कैसे ये अपने स्पाइस बनाता था। गजाला ने यह भी बताया कि दानिश का एक और जासूसी खिलौना यामीन मोहम्मद भी मलेरकोटला में रहता है। वो भी पैसों के बदले खुफिया जानकारियां देता है। खुफिया एजेंसियों को एक बात पता चल गई कि पाकिस्तान हाई कमीशन का अधिकारी दानिश भारत में अपना एक पूरा जासूसी नेटवर्क चला रहा है। उसके नेटवर्क में मलेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद ये दोनों थे। अब खुफिया एजेंसियों को तलाश थी दानिश के नेटवर्क में शामिल अन्य जासूसों की। खुफिया एजेंसियों ने दानिश को ट्रैक करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उन्हें यूट्यूबर ये जो है ज्योति मल्होत्रा, उससे भी दानिश के संबंध थे। यहीं से ज्योति मल्होत्रा खुफिया एजेंसियों की नजर में आ गई। 10 मई को सीज फायर के बाद दानिश को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया और फिर 15 मई को हरियाणा पुलिस ने हिसार से इस ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन से भारत की संवेदनशील जानकारियां दानिश को भेजी गई थीं।
खुफिया एजेंसियों ने एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां की। आज आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जासूसी खिलौने देश के लिए एक ऐसा खतरा है जो हमारे आपके बीच भी मौजूद हो सकते हैं, शायद आपको खबर तक ना हो। पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले ये लोग सामान्य जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, बाहर से आपको कुछ शक ही नहीं होगा। जैसे ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है, वो ट्रैवल वीडियोस बनाती है। हिसार की ज्योति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दानिश को संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रही थी। अगर वो कहीं पर जाकर वीडियो बनाएगी भी तो उसे कौन रोकेगा? वो बोलेगी मैं तो ट्रैवलॉग बनाती हूँ, मैं तो यहाँ के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि और भी लोग यहाँ घूमने आए। पंजाब के मलेरकोटला की गजाला खातून पैसे लेकर भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी दानिश को दे रही थी। यही काम यामीन मोहम्मद कर रहा था। अमृतसर का देखिए, ये फलकशीर मसीह और सूरज मसीह, ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी दे रहा था। पंजाब का सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। उस दौरान आपको याद होगा बहुत सारी इधर उधर मूवमेंट्स हो रही थी आईएसआई की, जिसको लेकर भारतीय सेना की, जिसको लेकर कई लोगों के फोन कॉल्स भी आ रहे थे सरहदी इलाकों में जानकारी हासिल करने के लिए। पानीपत का 24 साल का देखिए नौमान इलाही, 24 साल इसकी उम्र है, पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है, आईएसआई को संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। कैथल का 25 साल का युवक है देवेंद्र सिंह, स्टूडेंट है, वो आईएसआई को पटियाला कैंप में होने वाली गतिविधियों की तस्वीरें भेज रहा था। नूह का 26 साल उसकी उम्र है, अरमान सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई को भारतीय सेना के गतिविधियों की जानकारी भेज रहा था। नूह के रहने वाले शहजाद तो पेशेवर अपराधी है, वो सीमा पार से होने वाली तस्करी में शामिल रहा है, वो पाकिस्तान को भारत से जुड़े संवेदनशील जानकारी दे रहा था। अब आइए यूपी के रामपुर का शहजाद, वो ये पाकिस्तान से तस्करी करता है, आईएसआई को भारत के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा था। अब आप सोचिए कि दो पेशेवर तस्करों के अलावा बाकी जितने भी लोग इस जासूसी में शामिल हैं, 24 से 34 साल, 24 to 34 ईयर्स युवा थे, और ये सामान्य लोग थे जो शायद हमारे आपके बीच में रहते हैं। जिन शहरों से ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं वहां के लोग शायद इन लोगों से वाकिफ हों, और सच ये है कि किसी को ये पता नहीं चला होगा कि ये लोग देश के दुश्मनों से मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे। खुफिया एजेंसियां अब इन सभी लोगों से सख्त पूछताछ कर रही हैं, और अभी तक की पूछताछ में आईएसआई की एक बड़ी साजिश का पता चला है। आईएसआई भारत में जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क बना रहा था, जिसमें ज्यादातर सामान्य लोग शामिल किए जा रहे थे। अब देखिए, आईएसआई ने जासूसी के लिए ऐसे लोगों को चुना जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, या फिर ऐसे नौकरी पेशा लोग थे जिनका समाज में गहरा प्रभाव। इन जासूसों को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के अलावा पाकिस्तान की झूठी तस्वीर पेश करने का काम दिया गया था। यूट्यूबर्स को फंसाने के मामले में आईएसआई का पहला और सबसे अहम टारगेट ज्योति मल्होत्रा थी। देखिए, या तो वो यूट्यूबर्स थे या फिर ट्रैवलॉग्स बनाते थे, सिंगल औरतें थी। अगर आप देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, जासूसी के लिए खास लोगों को वो चुनता था। ये मोडस ऑपरेंडाई है पूरा इस शख्स का, जिसका नाम दानिश था। वीज़ा ऑफिस में काम करता था, और चूंकि वीज़ा के लिए वहां पर लोग जाते हैं तो सीधा उनको कांटेक्ट, जो भी वल्नरेबल लगता था, यानी लगता था कि इसको पैसे की कमी है या सिंगल महिला है या विधवा है, तो उसको अपने चंगुल में ये लेता था। पाक की झूठी तस्वीर पेश करने के लिए, एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वो उनको प्रेरित करता था। बदले में धीरे धीरे दोस्ती, पैसे की अच्छा ज़रूरत है मैं भेजता हूँ, तरह तरह के तरीके अपनाता था। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी, दानिश के संपर्क में थी, ज्योति के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। इसीलिए भारतीय एजेंसियों को लगता है कि ज्योति मल्होत्रा आईएसआई के बड़े जासूस नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकती है। ज्योति केवल पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के ही संपर्क में नहीं थी, बल्कि उसके संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी अली हसन से भी थी। खुफिया एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट मिला है। आईएसआई अधिकारी अली हसन और ज्योति के बीच जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है वो कोडवर्ड्स का हिस्सा लग रहा है। इस चैट में होने वाली बातचीत का एक अंश हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये चैट उस वक्त की है जब ज्योति अटारी बॉर्डर गई थी। अली हसन ने ज्योति को मैसेज किया
कि अब जब आप अटारी गई तो वहां प्रोटोकॉल किसको मिला था? ज्योति मल्होत्रा ने जवाब दिया कि किसको मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। अली हसन जानना चाहता था कि ज्योति को अटारी बॉर्डर पर कोई अंडर कवर एजेंट तो नहीं मिला जिसे किसी खास प्रोटोकॉल की मदद से एंट्री दिलाई गई हो। इसके बाद अली हसन ने लिखा, मेरा मतलब है कि कोई अंडर कवर पर्स हो, जैसे यार पता चल जाता है कि प्रोटोकॉल देकर कोई ऐसा पर्सन हो, अंडर कवर पर्सन हो, जिसको देखकर पता चल जाता है कि भाई इसको तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, कोई स्पेशल आदमी होगा। ज्योति ने जवाब दिया, इतने पागल नहीं थे वो। इस छोटी सी बातचीत में आईएसआई का अधिकारी ज्योति से भारतीय खुफिया एजेंट्स के खिलाफ जानकारी मांग रहा था। ज्योति ने अपने जवाब में उसे जो कहा उसे एक कोडवर्ड की तरह देखा गया, जिसका मतलब शायद कुछ और हो सकता है। इन सबूतों की वजह से खुफिया एजेंसियां जासूसी के केस में ज्योति मल्होत्रा को एक महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है और धीरे धीरे ज्योति का सच भी सामने आ रहा है। अब देखिए, ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेकर झूठ बोला था। ज्योति ने अधिकारियों से कहा था कि दानिश के साथ उसके कोई संबंध नहीं है, जबकि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कई चैट्स हैं जिनको डिलीट किया गया है। शक है कि ज्योति और दानिश के बीच महत्वपूर्ण बातचीत को मिटाने की कोशिश की गई। इससे पाकिस्तान से ज्योति को मिले निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ज्योति ने दावा किया कि वो पाकिस्तान में सांस्कृतिक गतिविधियों, धार्मिक पर्यटन के लिए गई थी, लेकिन आरोप है कि इसके बहाने वो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा तक पहुंच गई थी। ये ऐसी जगह थी जहां आम आदमी नहीं जा सकता है। ज्योति मल्होत्रा ने अपने YouTube चैनल पर साल 2022 में पहली बार पाकिस्तान दौरे का एक वीडियो शेयर किया, जिस पर मिलियंस में व्यूज आए, लेकिन उसके बाद किसी और शहर का या किसी और देश का बनाया गया उसका ट्रैवल ब्लॉग नहीं चल पाया। ज्योति ने भारत पाकिस्तान सीमाओं से जुड़ी वीडियोस भी बनाए, ये वीडियोस भी नहीं चले, इसलिए वो पाकिस्तान जाने की कोशिशों में लगी हुई थी। वीजा पाने की कोशिश के दौरान ही उसका संपर्क दानिश से हुआ, जो पहले से आईएसआई के लिए जासूसी नेटवर्क तैयार कर रहा था। वर्ष 2024 में दानिश ने ज्योति को अपने जाल में फंसाकर हाई कमीशन की एक बड़ी इफ्तार पार्टी में बुलाया। ये वही इफ्तार पार्टी है। यहाँ कई लोगों से उसकी मुलाकात करवाई। इसके बाद अगले 15 दिन के अंदर ज्योति को पाकिस्तान जाने का फिर से मौका मिला। उसका वीजा क्लियर हो गया और वो एक तीर्थ यात्री के तौर पर पाकिस्तान गई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ज्योति ने कई पाकिस्तानी शहरों, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत वाले खूब वीडियोस बनाए। इसमें उसने पाकिस्तान की अच्छी छवि पेश करने की खूब कोशिश की। मेरी कोई बात नहीं हुई, यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े कपड़े उसने अपने जो काटने थे काटे और चली गई। तो आगे आप क्या सोचते हैं, आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा ही। हम अभी ज्योति के घर पे मौजूद है। ज्योति को उसके पिता ने ही परवरिश की है। पिता और उनके जो भाई है उनके बीच पड़ी बनी है। देख सकते हैं कि ज्योति घूमने की जो शौक़ रखती है वो उसके जो फ्रिज मैग्नेट्स है उसमें आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो ये रूम है यहाँ पे वो रहती थी। और उसके जो ये YouTube चैनल है जो ट्रैवल विद जो, उसमें जो उसको सिल्वर बटन मिला था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमें पता चला है कि ज़्यादातर ज्योति यहाँ पे नहीं रहती थी, वो दिल्ली में ही रहती थी। और उनको शनिवार के दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ज्योति आईएसआई की मदद से ही पाकिस्तान जाती थी और यहाँ पर उसके लिए 5 स्टार इंतजाम करवाए जाते थे। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। उसकी सुरक्षा में खास तौर से सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। आमतौर पर किसी पर्यटक के लिए क्या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता है। ज्योति ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट इनका इस्तेमाल किया था। और ये सभी प्लेटफॉर्म्स एन्क्रिप्टेड मैसेज की सुविधा देते हैं, यानी किसी और को पता नहीं चले। वो खुद अगर डिलीट हो गए तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, वापस नहीं निकाल सकते। ज्योति मल्होत्रा की कमाई और उसके खर्च में दिखने वाला अंतर है, वो भी शक पैदा करता है। दरअसल कमाई के मुकाबले उसका खर्च कहीं ज्यादा है। अगर उसकी पारिवारिक स्थिति भी आप देखें तो थोड़े तंग हालात दिखते हैं। आपने पिता को देखा, आपने उनके घर को देखा।
विदेशी दौरों पर उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर यह संदेह होता है कि उसके घूमने फिरने का खर्च कहां से आ रहा था। पाकिस्तान की यात्रा के तुरंत बाद ज्योति मल्होत्रा ने चीन का दौरा किया और यहां उसने लग्जरी कार्स में खूब यात्रा की थी और बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी भी खरीदी थी। पाकिस्तान से मिलने वाली इन सुविधाओं के बदले में ज्योति का काम था पाकिस्तान की छवि अच्छी करना, भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पूछने पर बताते रहना। ज्योति की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए खुफिया एजेंसी ने सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। हमारे पास उस लिस्ट में शामिल कुछ सवाल हैं, जैसे पूछा गया कि बार बार पाकिस्तान जाने का मकसद क्या था, एहसान डार यानी दानिश से उसका मुलाकात कब हुई उसकी, और क्या उसे पता था कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन का अधिकारी है, पहलगाम हमले के बाद दानिश के साथ उसकी क्या बातचीत हुई, क्या दानिश या उसके जैसे अधिकारी ने वीज़ा करवाने, टूर को फंड करने, कंटेंट का जो आइडिया है कि पाकिस्तान की वाहवाही करनी है या फिर कोई सामान देने जैसी मदद की थी। साल 2024 में पाकिस्तान का वीज़ा क्यों बढ़वाया था, क्या ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था, क्या पाकिस्तान की अच्छी छवि वाले वीडियो बनाने के निर्देश दिए गए थे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसने पाकिस्तानी आतंकियों के बजाय सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट करने वाला वीडियो ही क्यों बनाया, क्या उसे संवेदनशील जगहों या सीमावर्ती क्षेत्रों का वीडियो बनाने के लिए कहा गया था। इसने तो पहलगाम का भी वीडियो बनाया था हमले के पहले, और वहां पर तैनाती सुरक्षा बलों का नहीं होना वीडियो में अगर दिखता है तो क्या वहां पर इस वजह से वो गई थी। इस तरह के सवालों से एजेंसियों के ये वही तस्वीर है पहलगाम की जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तो एक तस्वीर है, बाकायदा वहां वीडियो भी बनाया था। इस तरह के सवालों से एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा हनी ट्रैप हुई या फिर उसने जानबूझकर पैसे के लिए अगर ये सब कुछ किया है तो ये देशद्रोह का मामला है। भारत एक बहुत ही आधुनिक और प्रजातंत्र है, और जब देश विदेश सब जगह हर किसी को आज़ादी है ट्रैवल करने की, वो एक लीगल वीज़ा डॉक्यूमेंट पे ही ट्रैवल करिए, ऑन अ लीगल पासपोर्ट। तब कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कोई समझा जाए, पर कई चीज़ों का पैटर्न समय के साथ निकल के आता है। कोई एक बारी एक देश जाए तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कर्नाटका में एक केस हुआ कि आप एक महीने में 15 बारी दुबई गए। सो इट इज व्हेन अ पैटर्न इमर्जेस, देन वो बात संदेहजनक होती है, तब पुलिस उस पर नजर डालती है और तब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। आज बहुत से लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद कैसे कर पाएगा। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाने का मतलब जासूस बन जाना तो नहीं होता। आज हम ये बताना चाहते हैं कि नए जमाने की जंग केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती है, जितनी जबरदस्त लड़ाई जमीन पर होती है उतनी ही भयावह भयानक जंग डिजिटली भी लड़ी जाती है। इसीलिए डिजिटल युग में जासूसी के तरीके भी बदल दिए गए हैं। पुराने जमाने में जासूस दूसरे देशों में जाकर रिस्क लेते थे, महत्वपूर्ण दस्तावेज या तस्वीरें जुटाना, हैंडलर्स से आमने सामने की मुलाकात करना, और इन सब के बीच पकड़े जाने का खतरा होता था। लेकिन डिजिटल युग में ऐसा नहीं है। जासूसी के लिए अब आमने सामने मिलने की जरूरत नहीं, संचार के माध्यम भी सुरक्षित है, इससे पकड़े जाने का खतरा कम हो गया है। टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि अब जासूसी के लिए बहुत ज्यादा खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे खुफिया एजेंसियों ने अपना काम भी एक तरह से आसान कर दिया। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन की सुविधा देते हैं। आप उनका इस्तेमाल करके बातचीत कर सकते हैं सीधा, यानी अगर आप किसी को मैसेज भेजें तो उसके अलावा कोई उसे पढ़ ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप तो ये खुद अपना प्रचार ये कहकर करता है कि इवन व्हाट्सएप कैन नॉट रीड योर पर्सनल मैसेज, यानी व्हाट्सएप भी आपके व्यक्तिगत मैसेज नहीं पढ़ सकता। ये डिजिटल युग है। जहां तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात है तो इनके जरिए एक बड़ी आबादी तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी प्रोपेगेंडा को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, इनसे संपर्क करना और मन मुताबिक पैसे देकर काम करवाना बहुत आसान है। कई लोगों को लगता है कि यूट्यूबर या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जासूसी जैसा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यहीं पर सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि कई बार नादानी में या फिर जानबूझकर ऐसी जानकारियां दुश्मनों को दे दी जाती हैं जिसका वो फायदा उठाता है। हम आपको उदाहरण के तौर पर ज्योति मल्होत्रा के एक वीडियो को
दिखाते हैं। पहलगांव बैसरन घाटी भी पहुंची थी। उसने घाटी में अपनी जो सैलानियों की मौजूदगी समेत कई अहम जानकारियां अपने ट्रैवल ब्लॉग में दे दी थी। दिसंबर 2024 में ज्योति मल्होत्रा पहलगांव गई थी। उसने यहां बैसरन घाटी का एक वीडियो भी बनाया और उसमें जानकारी दी। फिर मार्च 2025 में उसने पाकिस्तान का दौरा किया। फिर इसके अगले महीने यानी 22 अप्रैल को फिर पहलगांव में आप देखते हैं कि किस तरह से आतंकी हमला हो जाता है। 26 पर्यटक मारे गए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखकर आतंकियों ने हमला किया होगा, लेकिन ये एक अनोखा इत्तेफाक है जिसमें वो पहले कश्मीर गई, फिर पाकिस्तान गई, फिर आतंकी हमला हुआ, फिर उसके बाद ज्योति के संबंध ISI पाकिस्तान हैंडलर्स दानिश के साथ पाए गए। वो खुलकर भारत सरकार पर सवाल खड़े करती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहती है, जबकि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, पहलगांव गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि रेकी के लिए किसी पाकिस्तानी जासूस को पहलगांव जाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि ये सारा काम अगर आप देखें तो पाकिस्तान के इशारे पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आराम से कर सकता है। सच ये है कि वीडियो ब्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच हर जगह होती है। कहीं भी आप कैमरा खोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, बिना किसी संदेह के सैन्य ठिकाने, संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर वो इसे वीडियोस बनाते हैं। अगर वाकई वो स्पाइंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो अपने हैंडलर्स के निर्देशों पर ये जासूस इन्फ्लुएंसर किसी भी जगह की खास जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, दुश्मन के काम आ सकती है। ये लोग अपनी वीडियो की जियो टैगिंग करके उसकी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं और कोड वर्ड्स के जरिए अपनी मैसेज भी ये पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी सैन्य ठिकाने की सुरक्षा में कितने सैनिक हैं, उनके पास कौन सी बंदूकें हैं, कितनी राउंड गोलियां हैं, इसकी जानकारी एक सामान्य से वीडियो में दी जा सकती है। और यही नहीं, जियो टैगिंग से उसकी लोकेशन भी बताई जा सकती है। इन वीडियोस के आधार पर दुश्मन देशों के लोग बारीक से बारीक चीजों का विश्लेषण करके एक हमले की योजना बना सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दुश्मन देश की जासूसी करने के आरोपों में पकड़ा गया। इससे पहले भी ऐसी ही एक घटना रशिया में साल 2020 में हुई थी। रशिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आंद्रे पायस पर देश की संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप लगा था। आंद्रे ने, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आंद्रे ने रशिया के एक सैन्य ठिकाने की वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने बंकर्स, रडार स्टेशंस सबकी तस्वीरें ली थी। इसके बाद आंद्रे को उसकी इस हरकत के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए अगर आप जाने अनजाने सैन्य ठिकानों की तस्वीरें लेते हैं या सेना की मूवमेंट का वीडियो बनाते हैं, ये समझ लीजिए आप भी अपने देश को खतरे में डाल सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ किसी के निर्देश पर करते हैं तो फिर आपको संभलने की जरूरत है। आपको यह भी समझना होगा कि अगर कोई जानबूझकर ऐसी बातें आपसे पूछ रहा है तो वो दरअसल जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वहीं पर फुल स्टॉप, नंबर ब्लॉक। बहरहाल इन सब पर तो हमारी नजर है ही कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, छानबीन में क्या निकलता है। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं। साउथ एशिया में इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इस बाजी में उतरे हुए हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब कोई संघर्ष, युद्ध या तनाव होता है तो बड़े प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ा मौका होता है। इस वक्त साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान भिड़े हुए हैं। दोनों के बीच 4 युद्ध दिनों का एक युद्ध हो चुका है। हालांकि फिलहाल सीज फायर है, लेकिन अंदेशा यही है कि कभी भी फिर से दोनों के बीच युद्ध हो सकता है। अगर पाकिस्तान आतंकी हमला करेगा, भारत मारेगा। और इसीलिए अमेरिका, चीन जैसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त साउथ एशिया में लगातार अपनी शतरंज की चालों को चल रहे हैं। अमेरिका तो पूरी दुनिया में ये डंका पीट रहा है कि उसने भारत पाकिस्तान का ये युद्ध रुकवा दिया, और अब चीन युद्ध विराम के बाद की कूटनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। चीन पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान और तालिबान, जो अफगानिस्तान के तालिबान है और इधर पाकिस्तान की आपस में दोस्ती करवा दे। तो उसकी कोशिश है कि तालिबान और पाकिस्तान जो डिफरेंसेस बीच में आए थे, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो खुलकर कह दिया कि आतंकी घटना गलत है। अफगानिस्तान अपने काबुल नदी पर डैम के लिए सहायता लेकर जल्दी से बना रहा है, जिससे एक बड़े इलाके में पाकिस्तान में पानी की कमी होगी। लेकिन चीन क्या चाल चल रहा है, शी जिनपिंग का दिमाग दौड़ रहा है और वो चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में वो फिर से दोस्ती करवा दे। इसलिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बीजिंग में मुलाकात करवा रहा है। इसके साथ ही भारत को घेरने के लिए चीन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ भी कई तरह की चालें और साजिशें रच रहा है। आपको याद होगा, मार्च के महीने में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे,
जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और इसी के बाद वहां मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लैंडलॉक कर बताया था। मोहम्मद यूनुस का ये बयान बांग्लादेश को कितना महंगा पड़ा, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन अब कहानी इस बयान से आगे बढ़ गई है। खबर यह है कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन्स नेक के पास बांग्लादेश एक एयरबेस बना रहा है। ये जो लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि यही भारत का कनेक्शन है। चिकन नेक के पास बांग्लादेश एक एयरबेस बना रहा है और इस एयरबेस को बनाने में चीन उसकी मदद कर रहा है। भारतीय एजेंसियों का कहना है कि चीनी अधिकारी हाल ही में यहां एयरबेस की साइट पर पहुंचे थे। अब ये समझिए कि अगर बांग्लादेश यहां पर एयरबेस बना देगा तो होगा क्या और भारत को किस तरह का खतरा है, ये समझने के लिए आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझना होगा, जिसे भारत की चिकन नेक भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। अपनी सबसे सकरी जगह पर यह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये लंबे समय से भारत के लिए एक रणनीतिक कमजोरी रहा है क्योंकि ये कॉरिडोर 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों की नजर बहुत पहले से ही भारत के इस कॉरिडोर पर रहती है। उन्हें लगता है कि अगर वो युद्ध के समय में भारत के कॉरिडोर को यहां पर ब्लॉक कर दे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो ब्लॉक कर सकते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत के एक बहुत मजबूत मिलिट्री प्रेजेंस है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर का हेडक्वार्टर्स भी इसी सिलीगुड़ी के पास है। यहां हाशमारा एयरबेस के पास भारत के रफाल की एक स्क्वाड्रन भी मौजूद रहती है। अब देखिए, भारत के लिए समस्या यह है कि बांग्लादेश जिस जगह पर अपना नया एयरबेस बना रहा है वो जगह लाल मोनेरहाट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। ये दूरी सुनने में भले ही ज्यादा लग रही हो, लेकिन एयर डिफेंस के हिसाब से बहुत कम है। बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में जिस एयरबेस को बनाने का प्रस्ताव है, वहां से भारत का बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। भारत की आशंका यह है कि जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों की नजर रहती है, कहीं अब बांग्लादेश भी तो इनके हाथों में नहीं खेल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चीन बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत की चिंता यह है कि इस एयरबेस से भारत की मिलिट्री मूवमेंट्स को बांग्लादेश मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी जानकारियां हासिल करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकता है। और यहां भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को जमा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल को कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है दो भारत के दुश्मनों की, ये देखिए, बांग्लादेश अपना ये एयरबेस देकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसीलिए हमारा मानना है कि भारत को तुरंत बांग्लादेश का इलाज करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है। वो लगातार भारत के दुश्मनों से हाथ मिला रहा है। भारत बांग्लादेश का कूटनीतिक इलाज तो कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को अब इस कूटनीतिक इलाज से ऊपर के इलाज की जरूरत है। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जो भारत के खिलाफ ना। देखिए, यूनुस जब 2 महीने पहले चीन गए थे तो वहां चिल्ला चिल्लाकर नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक्ड बता रहे थे। इसीलिए बांग्लादेश के इंटेंशंस पर शक होता है। ऐसा नहीं है कि भारत बांग्लादेश का इलाज नहीं कर रहा है। बांग्लादेश का कूटनीतिक इलाज शुरू हो चुका है। लगातार भारत की तरफ से बांग्लादेश पर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। सरकार ने भारत के साथ संबंध बिगाड़े तो अब उसके कारोबारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इंपोर्ट स्ट्राइक कर दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश अब घुटनों पर आ गया है। देखिए, भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई अहम उत्पादों के आयात पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। अब बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, प्लास्टिक उत्पाद, लकड़ी का फर्नीचर जैसा सामान लैंड पोर्ट के जरिए भारत में नहीं लाए जा सकेंगे। बांग्लादेश से भारत में अब तक 93% सामान जमीनी मार्ग से आते थे, लेकिन अब भारत ने कह दिया कि जमीन से तो कोई सामान नहीं आएगा। अगर भेजना है सिर्फ कोलकाता और मुंबई के नावा शेवा 2 समुद्री जो बंदरगाह हैं
वहां से ही इंपोर्ट होगा, आयात हो सकेगा। अब इसका असर ये पड़ेगा कि बांग्लादेश को $770 मिलियन का मुकाबला होगा, नुकसान होगा, जो कुल बांग्लादेशी निर्यात का लगभग 42% है, 42%। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत की इंपोर्ट स्ट्राइक के बाद यूनुस प्रशासन भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश के व्यापारियों का मोहम्मद यूनुस के प्रशासन पर भारी दबाव है। उन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी ले रहा है, जिसकी वजह से भारत इस तरह के प्रतिबंध लगा रहा है। इसीलिए अब खबर आ रही है कि यूनुस की सरकार भारत से इस मुद्दे पर बात करना चाहती है, क्योंकि बांग्लादेश को अरबों टके का नुकसान हो रहा है। इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को खत्म कर दिया था। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश भारतीय जमीन से और हवाई अड्डों से दूसरे देशों तक अपना माल पहुंचा सकता था। बांग्लादेश को ये सुविधा 2020 में मुहैया कराई गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने चलाया, लेकिन ऑपरेशन मजबूर हमारे राजनेता चला रहे हैं और अपनी राजनीतिक मजबूरी में ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो मौजूदा हालात में भारत के लिहाज से ना जरूरी है ना जायज। राहुल गांधी पिछले 4 दिन में 2 बार विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साध चुके हैं। 17 मई को राहुल गांधी ने एस जयशंकर के एक बयान का जिक्र किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कह दिया था कि उसने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे, इसलिए वो इससे दूर रहे। राहुल गांधी ने पूछा कि इसकी वजह से हमने कितने लड़ाकू विमान खो दिए। 19 मई को उन्होंने फिर से सवाल दोहराया, विदेश मंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि ये सवाल बाद में आए, लेकिन इनके जवाब पहले ही सेना दे चुकी है। We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री की चेतावनी को ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान को जानकारी दी गई हो। ये तथ्यों के साथ हेरफेर है। वास्तव में राहुल गांधी ने कई सवाल, कोई अनबुझे सवाल अचानक नहीं पूछे हैं, कि वही सवाल पूछ रहे हैं जिनका उतना जवाब सेना दे चुकी है जितना कि दिया जाना चाहिए और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हो। लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हो वो राजनीति के हित में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अब राहुल गांधी वो सवाल दोहरा रहे हैं जो उनकी राजनीति के हित में है, भले ही अब पाकिस्तान इन सवालों का फायदा उठा रहा हो, क्योंकि अब राहुल गांधी के सवालों को पाकिस्तान अपने ड्रोन की तरह खूब उछाल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले बयान पाकिस्तान में खूब चल रहे हैं। वो नाम भले गलत उच्चारण कर रहे हो, लेकिन उनके भाव बिल्कुल स्पष्ट हैं। जिनमें गहराई होती है उनकी तासीर नरम होती है। बाकी आप तो जानते हैं, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। नमस्कार।